वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरद जी मौर्य इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम 9th का हिंदी पढ़ रहे हैं। ओके, तो लेसन नंबर 10 अपराज, ये हम लेसन आज पढ़ रहे हैं। तो उसके राइटर कौन है? कमल कुमार। ओके, विद्यालय में विद्यालय में आते समय आपको रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त कोई महिला दिखी, अपने उसकी सहायता दिखाई दे रही है क्या? कितना तो उसकी सहायता की, इस घटना का वर्णन किया है। जो विद्यालय मतलब क्या? स्कूल। स्कूल में आते टाइम आपको रास्ते में जो भी दुर्घटनाग्रस्त कोई महिला दिखी तो आपने सहायता की, इस घटना का वर्णन किया है इसमें। ओके, तो राइटर का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय मतलब क्या? इंट्रोडक्शन। उनका जन्म कब हुआ है? 7 अक्टूबर 1946 अम्बाला हरियाणा में। वहाँ की लेखिका है। कमल कुमार की कहानियाँ जीवन के अनुभव की कहानियाँ, इनमें आसक्ति, आस्था, आशा और जीवन का स्पंदन प्रमुख कृतियाँ। इसमें उन्होंने क्या क्या राइट किया है ये दिया है। पहचान, क्रमश, फिर से शुरू आदि, कहानी संग्रह है, ये सब उन्होंने कहानी संग्रह लिखे हुए। अपार्थ, आवर्तन, हेमबर्गर, पासवर्ड आदि उपन्यास, आदि मतलब क्या? एक्सेट्रा, ये सब उन्होंने क्या करे? लिखे हैं। तो गद्य संबंधी मतलब ये जो वर्णनात्मक कहानी, वर्णनात्मक मतलब जो राइटर को दिखाई दिया उन्होंने उनके ऊपर क्या करी लिखे, उसको बोलते वर्णनात्मक। तो जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने हेतु तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया है। कौन सी भी लाइफ में कंडीशन आ जाए तो उसका क्या करना चाहिए? उससे भागना नहीं चाहिए, तो उससे सामना करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए वो उन्होंने क्या करे इसमें दिया है। तो अभी देखो राइटर क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रेचर को धकेलते हुए वे बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियारे से ले जा रहे थे। स्ट्रेचर आपको पता है ना, जिसके ऊपर क्या करते, जिसको भी ऑपरेशन में लेके जाना है उसको ऊपर क्या करते, रखते हैं, वो स्ट्रेचर। स्ट्रेचर धकेलते हुए बड़े तेजी से मतलब बहुत ही फास्ट अस्पताल के गलियारों से लेके जा रहे थे। स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्यों, मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों का एक काफिला सा था। तो सभी के चेहरे पर अकुलाहट थी। त्वरा से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेला और दरवाजा बंद हो गया। त्वरा से मतलब फटाक से। नर्स ने क्या करे? स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेला और दरवाजा बंद हो गया। जब भी ऑपरेशन थिएटर में जब आदमी की बॉडी जाती है तभी क्या हो जाता है? डोर बंद करके लेते हैं, तभी उन्होंने वैसे ही किया। सभी बाहर रुके खड़े थे, सब लोग बाहर खड़े थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। जो अमरनाथ आदमी था उनके परिवार के लोग क्या थे? परेशान थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था करके। उनका बेटा अनिल बेंच पर मुंह नीचा किए बैठा गया। तो उनका बेटा किसका? अमरनाथ का बेटा जो अनिल नाम है उसका, वो बेंच पर मुंह नीचा किए बैठ गया था। तो धीरज रखो, चोपड़ा ने उसके कंधे थपथपाए। तभी क्या करते, जो भी हमदर्दी दिखाते हैं ना लोग कि चुप रहो, अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल देते है ना। तो धीरज रखो, चोपड़ा उसको बोले, किसको? अनिल को। ओके, तो उम्मीद बहुत कम है, डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, पर हुआ कैसे? तो क्या बोले कि उम्मीद बहुत कम है, तो डॉक्टर ने ऐसे आश्वासन नहीं दिया कि मैं उनको 100% ठीक करूंगा करके। तो वो क्या बोले कि पर ये हुआ कैसे, मतलब ये एक्सीडेंट जो है वो हुआ कैसे, ऐसे बोल रहा था। दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। तो दुर्घटना मतलब क्या? एक्सीडेंट एक हाईवे पे हुआ था। तो हम तो दोपहर से ही इंतजार कर रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे? दोपहर से उनका इंतजार कर रहे थे। दोबारा बाबूजी ने मोबाइल पर बताया कि वे सुबह सुबह नहीं निकल सके। तो उन्होंने क्या करे? बाबूजी मतलब कौन? अमरनाथ जो है, उन्होंने क्या बताए कि हम लोग सुबह नहीं निकल सके, तो दोपहर तक आ जाऊंगा, ऐसे बोल दिए थे। इसलिए शाम तक ही पहुंचेंगे। तो क्या बोले कि दोपहर में निकलेंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे। 9 बजे तक वे नहीं पहुंचे तो सब चिंतित हुए। तो उनकी राह देख रहे थे सब लोग, इसलिए कि वो नहीं आ रहे, कि चिंतित हो गए थे। मोबाइल की घंटी बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। तो अमरनाथ का एक्सीडेंट हो गया था,
तो कितना भी फोन बजा लगा तो अमरनाथ फोन नहीं उठा रहे थे क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए शाम तक ही रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं। तो वहाँ आते टाइम उनको रास्ते में रुकना भी नहीं था, कोई काम भी नहीं था, उनको सीधा आना था। फिर भी क्यों लेट हो रहा था, इसी टेंशन में सब लोग थे। अगर रुकते भी तो फोन पर बता सकते ना, अगर रुकते तो फोन पर बता सकते थे ना कि मुझे लेट हो जाएगा करके। ऐसा आसपास कई जगह फोन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। लगी उनके वो जहाँ काम करते थे वहाँ आसपास में उन्होंने क्या करे फ़ोन लगाए, फिर उनको कुछ पता नहीं था। कि रात के 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुँचे। तो रात के 1 बजे हम लोग कहाँ गए, पुलिस स्टेशन पहुँच गए। पुलिस की मदद से पुलिस से मदद मांगी तो उन्होंने पुलिस से हेल्प मांगी कि सुबह 5 बजे फ़ोन आया था। तो मॉर्निंग में 5 बजे फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो उन्होंने 1 बजे कंप्लेंट की थी पुलिस में कि उनके जो अमरनाथ है वो नहीं आए। तो उनको मॉर्निंग में 5 बजे उनको फ़ोन आया कि जो ये जहाँ वो जो गाड़ी के नंबर दिया है ना उनका क्या हुआ है, एक एक्सीडेंट हो गया है करके। दुर्घटना स्थल पर पहुंचा, भयावह दृश्य था, वहाँ बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। तो अनिल जो था वो धीरज को साथ लेकर गया था। भगवान मन में चिंता थी कि अपनी अपनी बात कह रहे थे। अमरनाथ जैसा इंसान उनके साथ भी यही होना था। जो अमरनाथ जैसा इंसान है, अच्छा है, उसके साथ ही सब ये होना था। तो ट्रक वाला जरूर पिया होगा परंतु सबूत कोई नहीं था। वह तो रुका ही नहीं, वहाँ की टक्कर मारकर निकल गया। जो बाइक पे जा रहे थे अमरनाथ, तभी ट्रक वाला जरूर क्या होया होगा, दारू पिया होगा, तभी तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका एक्सीडेंट करवा गया और उसने सबूत भी छोड़ा नहीं। तो उन्होंने सबूत भी छोड़ा नहीं, ऐसे ही वो चला गया। अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई। 10 साल टक्कर मारकर निकल गया। इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच जाता। कि अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो गई, जो ड्राइवर था वो भी उसकी भी मृत्यु हो गई थी। 10 साल से इस परिवार के साथ था भी।
तो क्या बोल रहे थे कि उनके साथ जो ड्राइवर था गाड़ी पे, तो उसकी भी क्या हो गई, डेथ हो गई। 10 साल से उनके यहाँ वो काम करता था। 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था। अनिल से बताया था कि सबके चेहरे बुझ गए थे। यह कैसे हो सकता है? तो अनिल को उन्होंने क्या करे थे, बताए थे कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है करके। किसने? डॉक्टर ने। तो अनिल का चेहरा भी बहुत ही सैड हो गया था। बच गया इसलिए हैरान हो क्या? मुझे अभी मरना ही नहीं था। यह कैसे हो गया? बच गया इसलिए हैरान हो क्या? मुझे अभी मरना ही नहीं था, इसलिए बच गया। वे हंसे थे। तो क्या करे उन्होंने, तो बच गए। ओके, कौन? अमरनाथ। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे की जाए। सब चुप थे। अमरनाथ जी अपने रो में कह रहे थे कि भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया। तो अमरनाथ है वो बच गए थे, तो क्या बोले कि अभी मुझे मरना ही नहीं था इसलिए मैं क्या हो गया, बच गया हूँ। ओके, तो मुझे ड्राइवर का दुख है। अगर मैं उस वक्त बेहोश न हुआ होता तो मैं उसे बचा लेता, कभी मरने न देता। तो क्या बोल रहे थे, कौन? जो अमरनाथ है, वो क्या बोले कि अगर मैं बेहोश नहीं होता तो उसको मरने नहीं देता। इस बात का मुझे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। सब चुप उनकी बात सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा, कुछ समस्या? मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम? क्या हुआ? तो क्या बोल रहे थे, जो इनका एक्सीडेंट हो गया तो वो ऐसे बात करते ही जा रहे। तो सब लोग क्या करे, सब चुपचाप बैठे थे। और अमरनाथ ने पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो मुझसे कुछ बात छुपा रहे क्या आप लोग? तो अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा था कि आप ही बता दीजिए डॉक्टर। तो डॉक्टर ने, तो अनिल है उनका बेटा जो है, वो क्या बोले डॉक्टर को कि आप ही बताओ करके। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए ऐसा कहा था कि अमरनाथ जी, ऐसी दुर्घटना में आप बच गए। तो क्या बोले डॉक्टर कि अमरनाथ जी, इतना बड़ा एक्सीडेंट होके भी आप क्या हो गए, बच गए। यह एक क्या है, चमत्कार है। अब आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन तो क्या बोले कि आप ठीक भी हो जाओगे, बट क्या हुआ, एक दूसरी प्रॉब्लम हो गई कि डॉक्टर अटका था। हिम्मत जुटाकर कह दिया था कि देखिए आपकी टांग बुरी तरह से कुचली गई है। बिना देखभाल के 4 घंटे आप वहाँ पड़े रहे, उनमें जहर फैल गया इसलिए। तो बिना देखभाल के किसी ने भी एक्सीडेंट हुआ तो किसी ने भी नहीं देखा, 4 घंटे के वही वैसे ही पड़ गए, इसलिए जहर क्या हो गया, पूरा शरीर में फैल गया, इसलिए वो वहाँ रुका था। ठीक है, तो उनकी जो टांग है वो क्या हो गई, काटनी पड़ी। नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा था, इसलिए क्या करे, डॉक्टर बोले कि हम लोगों ने आपकी टांग जो है वो काट दी। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ फिर डॉक्टर की तरफ देखा देखा था और हंसे। तो अमरनाथ ने क्या किए, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने अपनी फैमिली की तरफ देखा और डॉक्टर की तरफ देखा और हंसने लगे। ओके, तो टांग ही कटनी काटनी है तो काट दो। 8 साल तक इन टांगों के साथ जिया हूँ ना, तो क्या बोले कि टांग ही काटनी है तो काट दो। 60 साल से 60 साल तक इन टांगों के साथ तो जिया हूँ, तो अभी वो मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 60 साल तक तो वो मेरे साथ थे ना, जैसे वो बोले। खूब घुमक्कड़ की है मैंने, देश में विदेशों में और समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में, पठारों में, सभी जगह घूमता रहा हूँ। मैं बहुत जगह पे घूम के आया हूँ। जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी ही हमारे साथ है, देखो। तो जीने के लिए थोड़ी ना टांग नहीं होती तो क्या जी नहीं सकते क्या, ऐसे वो बोले। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे, तो उन्होंने क्या करे, देखो मेरे पास 2 हाथ है और बाकी शरीर भी है ना, मेरा बाकी शरीर है, तो मैं जी लूंगा। जीने के लिए थोड़ी ना पैर लगते हैं। वे खुलकर हंसे थे और डॉक्टर ने चैन की सांस ली थी। तो डॉक्टर को अच्छा लगा कि इनको थोड़ा भी बुरा नहीं लगा कि मेरी टांग टूट गई है करके। अनिल बढ़कर पिताजी के गले लग गया था। बाबूजी बाबूजी कर कर वो थोड़ा सा रो रहा था। अरे इसमें ऐसा क्या है, मेरा जीवन मेरी इस 3 फीट की टांग से तो बड़ा ही होगा ना, फिर क्या, इसमें क्या है, जाने दो, टांग टूट गई तो टूटने दो। अमरनाथ की टांग कट गई, वे घर गए थे।
एक स्वयं चलित व्हीलचेयर उनके लिए आ गई, तो जो व्हीलचेयर है उनके लिए वो खरीदे थे, जिस पर बैठकर वे घर भर में घूमते थे। अमरनाथ के कहने पर घर के कैनवास, रंग, ब्रश और इजल सब सामान आ गया था, तो वो पेंट करने लगे थे। उन्होंने ईजल कैनवस लगाया था। वे हंसते हुए कहते, देखो, वर्षों तक मैंने चित्रकार बनने और चित्र बनाने की सोचता रहा, पर मुझे फुर्सती नहीं मिलती थी। अब मुझे फुर्सत मिल गई है, तो मैं अब क्या करूँगा, चित्र बनाना स्टार्ट कर दूँगा। ही नहीं मिली। मैंने विश्व भर में कला दीर्घाओं में विश्व के बड़े-बड़े चित्रकारों के चित्र देखे हैं और सराहे हैं, तो पर जब भी मैं उन्हें देखता तो उन चित्रों में मैं अपने रंगों के लगाए जाने की कल्पना करता था कि फिर सारा परिदृश्य ही बदल जाता था। तो मैं ऐसे ही सोचता था कि मैं भी ऐसे चित्र बनाऊं करके। तो अभी मुझे टाइम मिला ये चित्र बनाने के लिए। ओके, तो इन मानव आकृतियों के चित्रों में मूर्ति शिल्प का समन्वय था। तो मूर्ति शिल्प का समन्वय, समन्वय मतलब क्या, सिमिलरिटी। तो क्या बोल रहे थे, श्री रंगों के बिना जहाँ उन्होंने रेखाओं से आकृतियां बनाई थी, वहाँ उसमें उनमें मांस, मज्जा और अस्थियां तक को देखा जा सकता था। रेखाओं वाले चित्रों में एक प्रवाह, ऊर्जा, उमंग और चुस्ती फुर्ती थी। लगता था ये आकृतियां अभी संवाद करेगी, हाथ पकड़कर साथ हो लेंगी कि इतनी जीवंतता रंग रेखाओं से उनका प्यार उनकी हर सांस से निस्तृत होता है, जो उनके चित्रों को सजीव कर देता है। लगता था कि वे हर दृश्य जो है वो स्थिति और व्यक्ति के रंगों और रेखा में ढाल देंगे। ओके, तो अमरनाथ के घर के भीतर कैनवस पर फूलों, पत्तों, झरनों और हरियाली के चित्र बनाते थे। जो भी अमरनाथ है वो क्या करते थे, चित्र बनाते थे। और वही घर के बाहर की जितनी खुली जमीन थी, माली के साथ उन्होंने उस जमीन को तैयार करवाया था। तो माली को बोल के उन्होंने क्या करे कि जमीन तैयार करवा के ली थी। तो सामने की जमीन जो है तो बगीचा बनाया, जिसमें रंग बिरंगे मौसम के फूल, कैरिया सब लगाए थे। उन्होंने अच्छा सा गार्डन वहां बनाया था। तो उन्होंने ऋतुओं ऋतुओं
के क्रम से फूलों के पौधे लगवाए थे। जब पूरे उन्होंने क्या करे थे, पेड़ पौधे लगवाए थे। गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद सर्दी के पौधे में फूल खिलते हैं। तो क्या करे थे उन्होंने, अच्छा सा गार्डन वहां बनाए थे। घर की चारदीवारी के साथ फूलों और फलों की बेलें चढ़ा दी थी। घर और बाहर के लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखते और वह हंसते कि मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूँ। तो क्या बोलते थे कि मैं जीवन का क्या कर रहा हूँ, व्याकरण बना रहा हूँ, ऐसे बोलते थे। जीवन के अछूते सच के शिखर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगा रहा हूँ कहकर हंसने लगते। खून की फिर से जांच करवाई। खून की जांच का रिपोर्ट आया तो वह परेशान हो गया था। कौन, उनका बेटा। घर के लोग चिंतित थे, अब क्या होगा, हो गया। डॉक्टर ने बताया बीमारी फिर से पसर गई है। तो क्या बोले कि जो बीमारी है, जो उनका एक्सीडेंट हुआ था तब भी एक पैर उनका क्या हो गया था, तोड़ दिया था। तो क्या बोल रहे थे कि अभी और एक टेंशन है, बीमारी फिर से पसर गई है। उनकी दाई बाह में खून की गर्दिश बंद हो गई है। उनकी जो दाई बाह है उसमें क्या हो गया, खून की जो गर्दिश है वो क्या हो गया, ब्लड सर्कुलेशन वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो वो बंद हो गया है। तो धीरे धीरे बाह हिलाना भी मुश्किल हो गई। तो धीरे धीरे हाथ हिलाना भी क्या हो गया, मुश्किल हो गया। बाह निर्जीव होकर काटसी हो गई थी। बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही थी। घर घर पर ही नर्स रख ली थी। घर का कोई न कोई सदस्य भी पास आसपास ही रहता। डॉक्टर ने बताया जहर फैल गया है, तो अब और रुका नहीं जा सकता। तो क्या करना पड़ेगा, पहले से भी ज़्यादा भयावह स्थिति है, तो क्या करना पड़ेगा, उनका हाथ काटना पड़ेगा। घर के लोग सन्न थे, मतलब चुपचाप खड़े थे, लेकिन फैसला तो बाबूजी को ही लेना था। वे वैसे, बाबूजी मतलब कौन, जो अमरनाथ है हो, वे वैसे ही हंसे थे। तो वो फिर से हंसने लगे। बोले आखिर मैं भा तो नहीं हूँ, है ना। तो ये भा मतलब क्या, मेरी थोड़ी ना जिंदगी है। तो सप्ताह भर बाद अमरनाथ अस्पताल से लौट आए थे तो उनकी दाई भा काट दी गई थी। पहले उनका एक पैर काट दिया, उसके बाद दाई भा काट दिए, एक हाथ काट दिया। उन्होंने जल्दी ही बाएं हाथ से अपना काम करना सीख लिए। तो धीरे धीरे वे अपने सारे काम खुद ही करने लगे। उनके लिए खुले कमीज सिलवाए गए थे। वे पहले की तरह सामान्य लग रहे थे। अमरनाथ ने कहा था कि कल मैं शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करूंगा। तो उनके पहले क्या हो गया था, एक पैर काट दिए थे, तब भी उन्होंने क्या करे, जो भी पेंटिंग का काम था वो करने लगे थे। गार्डन वगैरह अच्छे से करवाए थे। अभी उनका एक बायां हाथ भी कट कर दिया, तो उनको क्या सीखना था, अभी संगीत सीखना था। तो शास्त्री जी कर दो कि वे कल से आ जाए। तो बचपन में मैंने सीखना शुरू किया था, पर कहीं सीखा था, बीच में ही क्या करे उन्होंने छोड़ दिया था, तभी उनको संगीत सीखना था। शास्त्री जी आ गए थे। अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू कर दिया। तो अमरनाथ ने क्या कर दिए, गायन सीखना शुरू कर दिया, संगीत सीखना। ओके। पंखा देखो, उन्होंने खाली आगे का ही चालू कर दिए फैन से। सुबह का समय उनके रियाज का समय था। दिन में शास्त्री जी आते थे, शाम को फिर अभ्यास करते। पहले रंग और रेखाएं थी, अब स्वर लहरियां थी। स्वर साधना में वह ध्वनिया का आह्वान करते।
कभी ध्रुपद की गायकी की खुली खेलते अवितरित होते। शास्त्री जी कभी काबार ख्याल में तान अलापते, तो कभी ठुमरी के उनके शब्दों के भाव स्वरों में बनकर मन प्राण तक पहुंचते। तो वो बिजी रह गए, इस बात का दुख नहीं लिया उन्होंने कि मेरे पास टांग नहीं है, मेरे पास हाथ नहीं है। जो है उनके पास वो उसमें ही खुश थे। जहाँ लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आत्मिक कथा तथा स्थूल और सूक्ष्म की सारी सीमाएं टूट गई थी। मानो स्वर जीवन का एक नया बोध, नया और अर्थ उद्घटित कर रहे हैं कि इस सब के हाथ भी अमरनाथ की डॉक्टरी जांच अपने निश्चित समय पर होती थी। तो वे फिर बीमार हो गए और तेज बुखार भी उनको आ गया। तो डॉक्टर के चेहरे पर वही चिंता। फिर डॉक्टर चिंतित हो गए कि पहले उनकी टांग कटाई, फिर हाथ कटाया, अभी और क्या। घर के लोग तो दुख से व्याकुल हो गए थे। तो अब क्या होगा डॉक्टर? उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो वे सप्ताह भर बाद लौट आए थे कि उनकी आवाज जा चुकी थी। देखो अभी कितनी मुसीबत उनके ऊपर आ गई है, पर उनकी आंखें हंस रही थी कि वैसी हंसी जैसे कह रहे कि देखो मैं जीवित हूँ, मुझे चुनौती मत दो। जीवनानुभव और कला के अनुभव की एकात्मता और खौलता सच है। तो फिर उनकी आवाज चली गई और वो फिर भी वो डगमगे नहीं, पीछे नहीं हटे, फिर भी वही आनंद से वो रहने लगे। ओके, कि उनके कहने का एक शास्त्रीय संगीतों के कैसेट और डिस्क, उनका म्यूजिक सिस्टम उनके कमरे के साइन बोर्ड पर रख दिया गया। उनके कमरे की सज्जा नए सिरे से उनकी सुविधा अनुसार कर दी गई और उन्होंने इशारों से बताया था कि मैंने संगीत सीखा पर सुना तो था नहीं, तो मेरी साधना अधूरी रही है। तो मैं क्या करूँगा? अभी अभी गाने सुनूंगा। तो देखो पहले उनकी पहली टांग कटी तो वो क्या बोले कि मैं बहुत घुमा हूँ, बहुत फिरा हूँ, तो टांग कट गई तो क्या हुआ? तो मैं क्या करूँगा? अभी मेरी जो चित्र बनाने की जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई थी, तो मैं चित्र बना रहा हूँ। तो उसके बाद उनका हाथ कट गया। तो एक हाथ कटने के बाद वो क्या बोले कि मेरी संगीत की जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई है, अभी मैं संगीत सीखूंगा। तो उसके बाद उनकी आवाज चली गई। तो आवाज चली गई तो वो क्या बोले कि मैंने जो गाना जो संगीत सीखा है तो वो मैंने अभी तक सुना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अभी सुनूंगा, ये मेरी इच्छा अधूरी रह गई है। तो उन्होंने क्या करे कि उन्होंने इशारों से बताया था कि मैंने संगीत सीखा पर सुना तो नहीं था, तो मेरी साधना क्या हो गई है? इच्छा अधूरी रह गई है। तो जिन्होंने अपनी साधना पूरी की उनकी सिद्धि का लाभ तो ले सकता हूँ। तो उनकी दिनचर्या बदल गई। वो मुस्कुराते इशारों में से कहते हैं कि मैं आनंद में हूँ। मैं कैसा हूँ? आनंद में हूँ। मुझे दुख नहीं हुआ इस बात का कि मेरे जो भी बॉडी के पार्ट है वो कट करे है करके। वे सुबह उठते, अपनी व्हीलचेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते, पक्षियों का कलरव सुनते, सूखे पत्तों के झरने की आवाज, कलियों के चटकने की आवाज उन्हें सुनाई देती। उन्हें ओस की टिप टिप पत्तियों के खुलने की धीमी हवा के सरसराने की सूक्ष्म ध्वनियां बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी। देखो अभी आवाज मुंह बंद हो जाता है तभी सुनने से क्या हो जाता है, सभी हलचल समझती है। तो उनके चेहरे पर एक उजास दीपता था कि आंखें बंद करके कजरी की तान सुनते और दिन में वे अपनी रुचि और समय की अनुकूलता से शास्त्रीय गायन की सीडी सुनते। और घर के लोग चाहते थे कि जैसे भी हो, वे जो चाहते हो तो वो करो। जैसे कि बीमार पड़ते हैं ना तो क्या हो जाता है, सब लोग घर उसकी तरफ देखते हैं, कुछ तो खाओ, अलग अलग खाने के लिए क्या हो जाता है, मिलता है ना। जब अच्छे रहते हैं तो कोई नहीं पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए करके, है ना। वैसे उन लोगों के घर के लोग जो है वो क्या बोल रहे थे कि उनके मन में जो चाहे वो उनको करने दो। ओके, तो दिन में क्या करते थे, वो अपनी रुचि और समय की अनुकूलता से शास्त्रीय गायन की सीडी सुनते। घर के लोग चाहते थे कि जैसे भी हो
वे जो चाहते हैं वो करें। ओके, तो वे उन्हें इतनी खुशी तो दे ही सकते थे ना। तो इस समय अलवर कामू का कालीगुला नाटक उनके भीतर मंचित होता है। तभी ईश्वर क्रूर रोमन शहंशाह कलीगुला बन गया है कि अपनी इच्छा से वह मेरे अंगों को कटवाता जा रहा है कि जैसे जैसे उसे जरूरत पड़ती है उसी क्रम से वह एक एक अंग भंग कर मुझे मरवा रहा है। तो गॉड को क्या बोल रहा है, उसको जरूरत है उसकी, इसलिए वो क्या कर रहा है, एक एक अंग मेरा निकाल के ले रहा है। मुझे कलीगुला के विरुद्ध एक शांत संघर्ष करना है क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीन में नहीं। तो वे सोचते सारे गत्यावरोध समाप्त हो और निर्बंध हूँ मैं कि जीवन का हर पल, हर वस्तु, हर स्थिति अद्वितीय हो। मेरी अपराजय आस्था जीवन के अंतिम साक्ष्य में मुझे क्या करे, निर्भय कर दे। तो इस लेसन में क्या बताया है, जैसे भी जो भी कंडीशन आ जाए हमारे ऊपर, जो भी आपत्ति आ जाए, तो उससे क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए, ना कि उससे पीछे हटना है। देखो उनके ऊपर कितने भी संकट आ गए तो उस कंडीशन में भी वो हैप्पी थे। ओके,